कक्षा 11 नामा के मूल तत्व भाग 1 लेसन नंबर 10 बैंक समाधान विवरण। अब बैंक समाधान विवरण के अंदर जो प्रस्तावना में देखें तो रोकड़ और बैंक अपने व्यवहार लिखने के लिए 2 खन्नों वाली 3 खन्नों वाली रोकड़ भी तैयार की जाती है। हाल की परिस्थिति में बैंक की सेवाएं किसी भी व्यापार धंधा के लिए खूब ही महत्व की है। रकम चुकाने के लिए या रकम प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा भुगतान या वसूली भी खूब ही प्रचलित है। आधुनिक समय में बैंक के साथ का व्यवहार का प्रमाण खूब ही बढ़ गया है। बैंक के साथ या बैंक द्वारा व्यवहारों के लिए कोई व्यापारी बैंक में खाता खुलवाए तब बैंक उसको पासबुक या पत्रक देता है। इस पासबुक में व्यापारी ने बैंक के साथ किए भिन्न प्रकार के व्यवहारों का लेखा बैंक द्वारा किया जाता है। पासबुक बैंक की बही रजिस्टर में बैंक द्वारा तैयार किए व्यापार के खाते की नकल के उतारा है। पासबुक में विवरण बैंक अपने ग्राहक को भर कर देती है। यानी अपने जो भी व्यवहार करते हैं रोकड़ और बैंक के व्यवहार के लिए अपने पहले आगे के चैप्टर में देखा कि रोकड़ बही 2 खन्नों वाली 3 खन्नों वाली बनाते थे। अब अपने कोई भी रकम चुकाना और रकम प्राप्त करना अधिकतर अभी बैंक द्वारा ही व्यवहार किए जाते हैं। तो इसके लिए जब अपने बैंक में खाता खुलवाते हैं तब बैंक अपने को पासबुक देती है। यानी कि अपने कौन से व्यवहार किए, कितनी रकम भरी या उसमें से अपने कितना रकम किसको दिया, उसका विवरण यानी उतारा होता है। तो उसे अपने पासबुक कहते हैं। और ये पासबुक अपने बैंक अपने ग्राहक को भर कर देती है। या तो सुविधा नई टेक्नोलॉजी हो गई है कि प्रिंटिंग मशीन रखा होता है, वहाँ पासबुक डालने से प्रिंट होके अपने को मिल जाती है, इसलिए पासबुक रखी जाती है। यदि व्यापारी ने अपनी खाता बही में बैंक खाता रखा हो या रोकड़ बही में बैंक के व्यवहार लिखने के लिए बैंक खाता रखा हो तब उस बैंक खाते के अनुसार की बाकी निश्चित नियम समय पर निकाली जाती है। जैसे कि प्रति सप्ताह, पाक्षिक, मासिक, सामान्य परिस्थितियों में यदि सभी व्यवहार व्यापारी और बैंक दोनों पक्षकारों में बराबर और भूल बिना लिखे हो तो व्यापारी के खाता में बैंक खाता अनुसार की बाकी और पासबुक अनुसार की बाकी मिलनी चाहिए। यानी जो अपने बैंक का खाता बही में बैंक खाता और रोकड़ खाता दोनों रखा हो और उसके अनुसार जो अपने सप्ताह में 15 दिन के बाद में के महीने के बाद में सभी व्यवहारों व्यापारी अपने दोनों बैंक और दोनों पक्षकारों के बराबर लिख दे तो कोई भूल होगी नहीं और अपने पासबुक के अनुसार की बाकी मिल जानी चाहिए। परंतु यदि व्यवहारों का लेखा करने में बैंक अथवा व्यापारी ने कोई भूल या चूक की हो अथवा अन्य कारणों के कारण बैंक खाता अनुसार की बाकी और पासबुक अनुसार की बाकी में अंतर पाए तो यह अंतर किन कारणों के कारण आया है यह खोजना जरूरी बनता है। इस अंतर के कारण खोज कर बैंक खाता अनुसार की बाकी और पासबुक अनुसार की बाकी पाने के लिए जो पत्रक तैयार किया जाता है उसे अपने बैंक समाधान विवरण या तो बैंक सिलक मेल करते हैं। यानी कि अपने जो भी व्यवहार का लेखा करते बैंक और व्यापारी उसमें कोई भूल या चूक हो गई हो तो अन्य कारणों से खाता न मिल रहा हो, बाकी में अंतर आता हो तो अपने इसके अनुसार जो भी भूल होती है उसको खोजने के लिए अंतर का कारण ढूंढने के लिए बैंक खाता अनुसार की बाकी और पासबुक के अनुसार की जो बाकी है तो उस पत्रक पर तैयार करते हैं। तो उसे क्या करते हैं, बैंक समाधान विवरण या तो बैंक सिलक मेल करते हैं। बैंक समाधान विवरण कोई खाता नहीं है परंतु यह केवल एक पत्रक है जिसका उपयोग बैंक खाता की बाकी और पासबुक अनुसार की बाकी में होने वाले अंतर खोज कर समझा कर इन दोनों बाकियों का मिलान करना है। यानी बैंक समाधान का कोई खाता नहीं है, सिर्फ केवल एक पत्रक के रूप में तैयार किया जाता है। और बैंक बाकी और पासबुक के अनुसार की बाकी यानी रोकड़ बाकी और बैंक बाकी के बीच में अंतर आवे तो ढूंढने का और इन दोनों बाकियों को मिलान करने का तो उसे अपने बैंक समाधान विवरण भी कहते हैं। अब बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए दो बात खूब ही महत्व की है। व्यापारी की बही में बैंक खाता कि अपने बैंक समाधान विवरण बनाने के 2 बात महत्व की है। उसमें पहला है कि व्यापारी की बही में बैंक खाता
अर्थात कि रोकड़ बही और बैंक बही में व्यापारी का खाता अर्थात पासबुक, कि व्यापारी की बही में जो बैंक खाता अर्थात क्या माना जाएगा, रोकड़ बही, और बैंक बही में व्यापारी का खाता हो तो क्या माना जाएगा, पासबुक। ये दो बातें ध्यान में रखनी। अब व्यापारी की बही में बैंक खाता अलग बनाया जाता है अथवा खन्नों वाली रोकड़ बही में बैंक खाना रख कर बनाया जाता है, इसका अभ्यास अपने आगे के लेसन में कर चुके हैं। अब बैंक की बही में व्यापारी का खाता अर्थात पासबुक के विषय में जानकारी। और अपने पासबुक अर्थात क्या, पासबुक अर्थात बैंक की बही में व्यापारी के खाते की नकल या उतारा। मतलब व्यापारी जो भी व्यवहार करता है, रकम जमा करता है, किसी को चेक देता है, किसी के पास से चेक मिलता है, वो जो विवरण होता है वो पासबुक में दर्शाया जाता है। अर्थात कि पासबुक बैंक द्वारा अपनी खाता बही में रखा व्यापारी के खाते बैंक द्वारा लिखे व्यवहारों की माहिती प्रदान करता पत्र या डायरी है। जब कोई व्यापारी बैंक में खाता खुलवाते हैं तब बैंक जब उस व्यापारी को खाता संबंधित अपनी बही अनुसार की माहिती देने के लिए जो चौपड़ी या बुक देता है उसे अपने पासबुक कहते हैं। आजकल कई बार बैंक पासबुक की चौपड़ी देने के बदले नियत समय के अंतर पर बैंक स्टेटमेंट देते हैं जो पासबुक की गरज पूर्ण करता है। जब व्यापारी बैंक में रोकड़ या चेक भरता है या बैंक व्यापारी की ओर से कोई रकम की वसूल करता है तब उसका लेखा व्यापारी के खाते में जमा करने के लिए पासबुक में जमा खाने में लेखा करता है। उसी प्रकार से यदि व्यापारी बैंक में से रकम निकालता है, चेक लिख कर देता है, बैंक व्यापारी की ओर से रकम का भुगतान करे या खर्च या कमीशन वसूल करे तब उसका लेखा बैंक द्वारा पासबुक में उधार खाने में किया जाता है। अब बैंक के लिए व्यापारी का खाता यानी व्यक्तिगत खाता, उसको व्यक्तिगत खाता का नियम लागू पड़ता है। अपने नामा के अकाउंट के नियम जो उधार जमा के नियम था उसमें व्यक्ति खाते का नियम लिखा था कि लेने वाला खाता उधार, लेने वाला या पाने वाला खाता उधार और देने वाला खाता जमा। इस नियम के अनुसार व्यापारी का खाता पासबुक में उधार या जमा करता है। व्यापारी बैंक में से रकम निकाले, कोई खर्च का या अन्य कोई भुगतान करे तो व्यापारी लेने वाला बनता है, इसलिए वह रकम उसके खाते उधार होती है। और जो व्यापारी बैंक में रकम भरे, अन्य आवक बैंक व्यापारी की ओर से वसूल करे तो व्यापारी देने वाला है, इसलिए उसका खाता जमा होता है। अब वर्तमान में बैंकों द्वारा कंप्यूटराइजेशन पासबुक दी जाती है। यहाँ पे पासबुक का नमूना दिया हुआ है, तारीख, विवरण, चेक नंबर, निकाली रकम, जमा की रकम, बाकी बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर। अभी आधुनिक कंप्यूटराइजेशन में बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर होते नहीं है, विवरण सब लिखा जाता है। अब तारीख के अंदर क्या लिखा जाता है तो उस तारीख के खाने में जिस तारीख को बैंक के साथ व्यवहार हुआ हो वह तारीख लिखी जाती है। अब विवरण में क्या लिखा जाता है कि उस खाना में व्यवहार का विगत लिखी जाती है। विवरण में किस माध्यम द्वारा बैंक से बढ़ा या घटा है उस संबंध का लेखा किया जाता है। जैसे कि यदि चेक से किसी व्यक्ति को भुगतान किया हो तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, और नकद बैंक में भरा हो तो रोकड़ लिखा जाता है। अब 3 नंबर का पॉइंट में क्या है, निकाली रकम। यहाँ इस खाने में व्यापारी ने बैंक में से नकद से निकाली रकम या चेक द्वारा चुकाई रकम का लेखा किया जाता है, और बैंक द्वारा लिए जाने वाले विविध प्रकार के चार्जेस बैंक ने व्यापारी की ओर से चुकाए खर्च भी इस खाते में लिखे जाते हैं। रकम निकाली उधार में लिखा जाता है। और जमा के खाने में व्यापारी ने बैंक में भरी रकम चेक का लेखा किया जाता है। बैंक द्वारा व्यापारी को दी जाने वाली ब्याज की रकम
बैंक द्वारा व्यापारी की ओर से वसूल की आवक भी इस खाने में लिखी जाती है। अब बाकी के क्या लिखेंगे कि इस खाता में व्यवहार लिखने के बाद बैंक में कितना शेष या बाकी बढ़ी या घटी दर्शाई जाती है। यह बाकी जमा रकम और निकाली रकम का अंतर दर्शाता है। अब बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और पासबुक भरने वाला अधिकारी प्रत्येक व्यवहार लिखने के बाद हस्ताक्षर करता है। यदि पासबुक और बैलेंस तैयार की जाती है तो उसमें बैंक अधिकारी की हस्ताक्षर सही का खाना सामान्य रूप से नहीं रखा जाता, इसलिए यह खाना पासबुक में नहीं बनाया जाता है। क्योंकि अभी आधुनिक वर्तमान परिस्थिति के अंदर वर्तमान में जो बैंक के अंदर जो पासबुक कंप्यूटराइज होती है, इसलिए बैंक अधिकारी का खाना होता नहीं। और जो भी अपने बाकी के बारे में समझा के उसके अंदर शेष बढ़ी के घटी अपने रोकड़ भरी हो तो शेष बढ़ेगी, और जो कुछ रकम निकाली हो तो शेष घटेगी, और बाकी कितनी बैलेंस बची हो अपने मैसेज द्वारा भी सुविधा के अनुसार व्यापारी को मिल जाती है। अब संक्षिप्त में अंदर बताए कि बैंक खाने में या रोकड़ बही के बैंक खाना में व्यापारी का जो व्यवहार लिखा जाता है उससे उल्टा या विपरीत लेखा सामान्य पासबुक में किया जाता है। यदि 10,000 रोकड़ बैंक में भरे जाए तो बैंक खाता में व्यापारी की बही में यह रकम बैंक खाते की उधार की जाएगी और रोकड़ खाता जमा किया जाएगा। अब पासबुक में अंदर जो करना हो तो रोकड़ खाता उधार किया जाएगा और व्यापारी का खाता जमा किया जाएगा। अब रोकड़ बही के अनुसार करना हो तो रोकड़ बही या तो कैश बुक व्यापारी बैंक के साथ के सभी व्यवहार रोकड़ बही में बैंक खाने में लिखता है। व्यापारी जब ग्राहकों से प्राप्त चेक बैंक में भरता है तब बैंक लाभ लेने वाला बनता है और बैंक शेष में वृद्धि होगी। उसी प्रकार से बैंक व्यापारी की ओर से ब्याज या डिविडेंड की आवक वसूल करता है। बैंक व्यापारी की ओर से ब्याज या डिविडेंड की आवक वसूल करता है तो बैंक शेष में वृद्धि होती है। इस प्रकार जब बैंक लाभ लेने वाली बनती है या बैंक शेष बढ़े तब व्यापारी बैंक खाता उधार करता है। व्यापारी जब लेनदारों को या कोई खर्च का भुगतान करने के लिए चेक लिखे तब बैंक लाभ देने वाली बनती है और बैंक शेष में कमी होती है। इसलिए व्यापारी बैंक खाता जमा करता है और व्यापारी की बही में तैयार की जाने वाली रोकड़ बही की चर्चा पहले से संबंधित प्रकरण की है। अब अपने बैंक शेष और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक शेष व्यापारी की बही में बैंक शेष अर्थात रोकड़ बही के बैंक खाने के आय पक्ष का योग व्यय पक्ष योग से अधिक, यानी व्यापारी की बही में बैंक शेष अर्थात रोकड़ बही के बैंक खाने के आय पक्ष का योग व्यय पक्ष के योग से अधिक होता है। इस प्रकार बैंक शेष अर्थात रोकड़ बही में बैंक खाता के उधार पक्ष के योग से जमा पक्ष का योग घटाने पर बढ़ती रकम अर्थात कि रोकड़ बही या बैंक खाता के अनुसार उधार बाकी। ये नियम याद रखना है, काली लाइन लिखिए वो कि रोकड़ बही या बैंक खाना के अनुसार उधार बाकी अर्थात बैंक शेष अपने रोकड़ बही में हो कि बैंक खाते के अनुसार की जो उधार बाकी हो तो क्या मानने का बैंक शेष। उसी प्रकार यदि बैंक के साथ किए समझौता अनुसार बैंक में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा प्राप्त हो तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो बैंक खाते के अंदर अपने खाते के अंदर जो जमा रकम उससे अधिक रकम की जब व्यापारी को ज़रूरत पड़ती है या तो कोई व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है तो उसको निकालने की जो सुविधा, अधिक रकम निकालने की जो सुविधा अपने प्राप्त कर सकते हैं
अधिकतर व्यापारी प्राप्त करते हैं तो उसे अपने बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं या तो अधिविकर्ष कहते हैं। यहाँ पर यदि रोकड़ बही के बैंक खाना के व्यय पक्ष का योग आय पक्ष के योग से अधिक हो, अंतर की रकम बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाती है। अपनी रकम वो उससे अधिक रकम अपने निकाले तो बैंक ओवरड्राफ्ट अर्थात रोकड़ बही के बैंक खाना के जमा पक्ष का योग में से उधार पक्ष के योग घटाने पर बढ़ती रकम। अब रोकड़ बही या बैंक खाने के अनुसार की जमा बाकी अर्थात बैंक ओवरड्राफ्ट, ये याद रखने का कि जो रोकड़ बही या बैंक खाना के अनुसार की उधार बाकी हो तो बैंक शेष, और रोकड़ बही या बैंक खाता के अनुसार जमा बाकी अर्थात बैंक ओवरड्राफ्ट। अब पासबुक बैंक की बही में व्यापार के खाता की नकल या कॉपी है, अर्थात कि जो व्यापारी द्वारा बैंक खाता में लिखे जाते हैं उससे विपरीत लेखा पासबुक में किया जाता है। पासबुक के अनुसार बैंक शेष अर्थात पासबुक में रहा जमा खाना का योग उधार खाना का योग से अधिक होता है। यानी कि पासबुक के अनुसार जमा बाकी व्यापारी के लिए बैंक शेष, पासबुक के अनुसार जमा बाकी हो तो क्या बैंक शेष। अब उसी प्रकार यदि पासबुक में रहा उधार खाना का योग जमा खाने के योग से अधिक हो तो अंतर की रकम बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाती है। यानी पासबुक के अनुसार उधार बाकी व्यापारी के लिए क्या बनेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बनेगा। या रोकड़ बही और पासबुक दोनों के साथ का मिलान करना है। यह भी धंधा या बैंक के बीच के व्यवहार, दो व्यक्तियों के बीच के व्यवहार जिसमें व्यक्ति खाते का नियम लागू पड़ता है। व्यक्ति खाता का नियम मालूम है कि लाभ लेने वाला खाता उधार और लाभ देने वाला खाता जमा। उस नियम के अनुसार एक व्यक्ति के लिए लेना बनता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए दायित्व बनता है। लेना की उधार बाकी और दायित्व की जमा बाकी होती है। बैंक शेष धंधा का लेना है और धंधा के लिए यह उधार बाकी दर्शाता है, और बैंक के लिए यह दायित्व है इसलिए बैंक के लिए जमा बाकी दर्शाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट धंधा का दायित्व है, धंधा के लिए जमा बाकी, और बैंक के लिए लेना है इसलिए उधार बाकी दर्शाते हैं। अब यहाँ पे विवरण बताया है धंधा के लिए क्या और बैंक के लिए क्या। और बैंक शेष के अंदर बैंक शेष लेना है इसलिए बही में उधार बाकी धंधा के लिए, और बैंक के लिए दायित्व बनता है इसलिए वो जमा बाकी दर्शाता है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट में धंधा के लिए क्या होता है, दायित्व है ये जमा बाकी, और जबकि बैंक के लिए लेना है इसलिए वह उधार बाकी दर्शाता है। अब बैंक शेष अर्थात क्या, रोकड़ बही या बैंक खाता के अनुसार उधार बाकी बराबर पासबुक के अनुसार जमा बाकी, और बैंक ओवरड्राफ्ट अर्थात रोकड़ बही या बैंक खाता के अनुसार जमा बाकी अर्थात पासबुक के अनुसार उधार बाकी। अब यहाँ पे बैंक समाधान विवरण का अर्थ, जब नियत समय के अंत में रोकड़ बही के अनुसार की बैंक बाकी पासबुक के अनुसार की बैंक बाकी की तुलना की जाए तो ऐसी बाकियां सामान्य परिसर समान होनी चाहिए, परंतु यदि अंतर आए तो इस अंतर को खोजकर रोकड़ बही और पासबुक की बाकी मिलाने और समझाने के लिए बनाया गया पत्रक अर्थात बैंक समाधान विवरण। रोकड़ बही और पासबुक के अनुसार में जो भूल हो, लिखना रह गया कुछ, तो उसके बीच में अंतर आता है, वो अंतर ढूंढने का और जो पत्रक बनाया जाता है उसे अपने बैंक समाधान विवरण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखो कि रोकड़ बही के अनुसार और पासबुक के अनुसार की बाकियां समान हो तो बैंक समाधान विवरण बनाना जरूरी बनता है, कारण कि दोनों की विगतवार प्रविष्टियां में अंतर की संभावना बनी रहती है। अब यहाँ पे एक महत्व की बात है कि बैंक समाधान विवरणियाँ दोनों के बीच का विगतवार अंतर समझाता पत्रक है। बैंक समाधान विवरणियाँ दोनों के बीच का विगतवार अंतर समझाता पत्रक है। बैंक समाधान विवरण तैयार करने से
व्यापारी की या बैंक की हिसाबी भूलें हुई हो तो भी वे ध्यान पर आती है, परंतु यह ऐसी हिसाबी भूलों को सुधारता नहीं है, बल्कि हुई भूल और उसके कारण को अंतर खड़ा हुआ है यह दर्शाता है। बैंक समाधान विवरण अर्थात कोई निश्चित समय या तारीख को रोकड़ बही के अनुसार की बैंक की बाकी और पासबुक के अनुसार की बाकी या विगतों के बीच का कारणों को दर्शाता पत्रक। अब बैंक समाधान विवरण कोई निश्चित तारीख पर व्यापारी तैयार करता है, जिससे रोकड़ बही के अनुसार की बैंक की बाकी और पासबुक के अनुसार की बाकी के बीच आता अंतर खोज सके और उसके कारण जान सके। जिस व्यवहार के कारण रोकड़ बही के अनुसार की बैंक की बाकी और पासबुक के अनुसार की बाकी में अंतर न आता हो तो बैंक समाधान विवरण में नहीं लिखे जाते। अगर दूसरे शब्द में कहें तो दोनों बहियों में समान रकम की उधारो जमा के नियम के अनुसार लिखा किया हो तो वह अंतर का कारण बनता नहीं है। अब अपने बैंक समाधान विवरण तैयार करने के उद्देश्य, उपयोगिता या महत्व। और पहले बैंक समाधान विवरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और उसकी उपयोगिता। पहला पॉइंट है कि बैंक समाधान विवरण द्वारा रोकड़ बही के अनुसार की बैंक बाकी और पासबुक के अनुसार की बैंक बाकी के बीच के अंतर के कारण खोज सकते हैं। दूसरा है कि दोनों बाकियों के बीच उत्पन्न अंतर के कारण खोज सकने से भूल हुई हो तो उसके लिए जरूरी हिसाबी प्रविष्टि द्वारा भूल सुधार की जा सकती है। तीसरा है कि यदि कोई व्यवहार रोकड़ में लिखना रह गया और उसके विषय की माहिती प्राप्त कर सकते हैं और उसको लिखकर सही बैंक से इसकी जानकारी अपने प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कि यदि रोकड़ में कोई व्यवहार लिखने के समय भूल हुई हो और वह भी तुरंत ही जान सकते हैं और भूल सुधार सकते हैं। मानो कि प्राप्त चेक ₹5,000 का और रोकड़ बही में बैंक खाने में भूल से 500 लिखा हो तो तुरंत ही भूल सुधार सकते हैं। बैंक समाधान बनाने से सही बैंक बाकी जान सकते हैं। आर्थिक चिट्ठे में दर्शाते हैं, जिससे धंधा की सही आर्थिक परिस्थिति का चित्र मिल जाता है। 6 नंबर का पॉइंट है, यदि बैंक के कोई व्यवहार में रकम का गबन किया गया तो उसकी जानकारी बैंक समाधान बनाने से मिल जाती है। गबन यानी छल कपट, कि कोई बैंक के साथ में व्यवहारों में भूल हुई हो तो उसकी जानकारी अपने जब बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं, जब अंतर बाकी आती है कि क्यों किस कारण से यह रकम लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, तो बैंक समाधान तैयार करने से अपने तुरंत पता चलता है। 7 नंबर, बैंक समाधान विवरण बनाने से क्षतिपूर्ति भूल खोज सकते हैं। यदि दोनों बाकियां समान आती हो तो उसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ कोई भूल या अंतर का कारण नहीं है, वहाँ भी भूल या अंतर का कारण हो सकता है जो एक दूसरे को आपस से सरबर कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि एक बाकी दूसरे बाकी से लिख दिया हो तो पहले कोई अंतर दिखा नहीं जाता है, परंतु हकीकत में कई बार उसमें भूल होती है। अब 8 नंबर का पॉइंट है कि बैंक समाधान विवरण बनाने से बैंक में भरा परंतु अस्वीकृत चेक के बारे में माहिती मिलती है तथा बैंक हमारे खाते लिखे ब्याज, कमीशन, चार्जिस आदि की माहिती प्राप्त हो सकती है। यानी बैंक में जब चेक भरते हैं किसी का और फिर जब अस्वीकृत होता है, पहले बैंक से अपने बढ़ जाती है और बैंक से जो चेक जमा करते हैं तो बैंक कई बार क्या करती है कि अपने खाते के अंदर उसकी असर दे देती है, पर लेकिन जब अस्वीकृत होता है तो वो वापिस विरुद्ध असर कर देता है, उधार कर देगा, जमा किया फिर उसको उधार करते हैं। होमवर्क के अंदर ये जो पॉइंट चला है वो लिखकर याद करना है।